नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रवासी भारतीय छात्रों की अमेरिका में स्थिति। हजारों छात्र एक सपना लेकर अमेरिका जाते हैं, बेहतरीन भविष्य, उच्च शिक्षा और नए विकल्पों की तलाश में। पर क्या वो तलाश हमेशा उनकी पूरी होती है? आज हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो व्यवहार अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय छात्रों के प्रति किया गया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे भारतीय छात्र फ्री में जाते हैं अमेरिका पढ़ाई करने के लिए। एहसान वो करते हैं हम पर कि वो अपने देश में बुलाते हैं, ऐसा अमेरिका को लगता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और भारतीय छात्रों को क्या-क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है और उन्हें किन-किन मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजरना पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अमेरिका के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। जो आज़ादी के पहले भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे, उसके बारे में, अमेरिका क्या सोचता है भारत के बारे में, इसके बारे में भी। इन सब के बारे में एक विस्तृत और बहुत ही छोटे वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। और हम शुरुआत करेंगे। हमें इन सब बातों पर बात करने से पहले कुछ साल पीछे जाना होगा। साल 2017 में जब ट्रंप प्रशासन अमेरिका में आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं, तभी से प्रवासी भारतीय छात्रों की कहानी का एक नया मोड़ शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पढ़ाई करना कोई नई बात है। भारतीय छात्र हमेशा से जाते रहे हैं और बीते 2 दशकों में इसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन 2017 के बाद जब ट्रंप प्रशासन आया तो इन छात्रों की परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रंप प्रशासन ने वीज़ा नियमों में सख्ती की, इंटरव्यू में जो छूट की स्कीम थी उसे बंद कर दी गई। भारतीय छात्रों के बहुत सारे जांचों से गुजरना पड़ा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ओपीटी प्रोग्राम, जिसके तहत भारतीय छात्रों को काम करने की सहूलियत मिलती है। स्टीम विषयों के छात्र पहले 3 साल पढ़ाई के साथ काम भी कर सकते थे, उस पर भी सवाल उठाया गया। इस तरह के चीज़ों से छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके अंदर डर बना हुआ है। तीसरा पॉइंट, ट्रैवल बैन जैसे समस्याओं से अभी भी भारतीय छात्र जूझ रहे हैं। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने बहुत सारे छात्रों का वीज़ा रद्द कर दिया। वो किस आधार पर भाई? सोशल मीडिया पर वीडियोस या किसी प्रदर्शन में भाग ले लिए, इसके कारण उनका वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका परिणाम यह हो गया कि बीच में ही उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर आनी पड़ी। बहुत सारे छात्र मनोवैज्ञानिक दबाव से जूझ रहे हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन में हैं। उनको भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। अमेरिका जाने की योजना में हजारों छात्र अब अन्य देशों का रुख कर रहे हैं। यूके, कनाडा, जर्मनी इत्यादि देशों में अपना वो रुख कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने जब नई सरकार आई है, उसने 3,30,000 भारतीयों का वीजा एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। कारण सोशल मीडिया पोस्ट, किसी प्रदर्शन में भाग लेना या उनके राजनीतिक विचार, इस आधार पर उन्होंने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि भारतीय छात्र यूं ही चले जाते हैं। लाखों रुपए खर्च करके और बहुत सारे सपने लेकर वो जाते हैं। तो क्या ये ट्रंप प्रशासन अब उनके सोच पर भी आघात करेगी? मई 2025 में भारतीय छात्रों को कुछ राहत मिली जब अमेरिकी अदालत ने इन सारे फैसलों पर रोक लगा दी।
भारतीय छात्रों की अन्य प्रवासी छात्रों से तुलना की जाए तो मुस्लिम छात्रों में ट्रैवल बैन की समस्या ज़्यादा है। उन्हें बहुत ही दूसरी नज़र से देखा जाता है। चीनी छात्रों पर जासूसी और तकनीकी चोरी का आरोप लगाया जाता है। या यूँ कहें तो प्रवासी छात्रों में खासकर भारतीय छात्रों की स्थिति अभी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। हाल ही में एक यूनिवर्सिटी द्वारा भारतीय छात्रों या अन्य छात्रों पर जासूसी कराई गई। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है जो जासूसी का काम करवा रही है। क्यों भाई? अब छात्र भी जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी संदेह के घेरे में है। क्या ऐसे ही कोई देश या कोई यूनिवर्सिटी अपने यहाँ छात्रों का एडमिशन ले लेती है? आप और हम सभी जानते हैं कि विदेशों में पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और बहुत सारे जांच से गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू होता है, उसमें आप सिलेक्ट होते हो तब जाके आपको कहीं वीजा मिलता है। और इन सब चीज़ों को पार करने के बाद भी अगर आपको वहाँ पर जासूसी का जैसे चीज़ों का शिकार होना पड़े तो ये तो बहुत शर्म की बात है। और कोई यूनिवर्सिटी यूं ही एडमिशन नहीं लेती। लाखों रुपए लोग वहन करते हैं वहाँ एडमिशन लेने के लिए। हमारे यहाँ से छात्र फ्री में नहीं जाते हैं, वो लाखों रुपया देकर जाते हैं। तो ये अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, ये हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अरे एहसान किसको कहते हैं या फिर मदद किसको कहते हैं? जब कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे। या तो आप भाई पूरा पैसा ले रहे हो पढ़ाई के लिए और उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर हमारी सरकार को अपना रुख साफ करना होगा। हमारी सरकार को ये समझना होगा कि भारतीय छात्रों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके क्या कारण हैं। भारतीय सरकार को अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके देश में भारत के छात्र पढ़े तो भाई बैन कर दो। क्या जरूरत है इतना तामझाम का? पढ़ाई तो हम लोग भाई भारतीय हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, हमारा इतिहास अलग ही रहा है। पहले हमारे यहाँ विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी इसका जीता जागता उदाहरण है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और आज वो समय आ गया है कि हमें बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो हमारी सरकार को चाहिए कि आप अपना रुख साफ करें। ये चुप्पी साधने से काम नहीं चलेगा। चुप्पी आप अगर साधे हुए रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके निष्क्रियता को दर्शाता है और इस निष्क्रियता का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि आने वाले समय में कहीं भी भारतीय छात्रों की भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। हम कोई भूखे नंगे लोग नहीं, या यूं कहें कि जब देश हमारा गुलाम था उस समय हम मजबूर थे, आज नहीं। आज हमें डट कर इन सारी चीज़ों का सामना करना होगा और इतिहास के बारे में भी खुद को भी जानना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में बात करें तो ये कोई बहुत पहले की ज़्यादा बात नहीं है। भारत का संबंध अमेरिका से कोई डायरेक्ट नहीं है। हमारा संबंध पुराना भी नहीं है, हमारा कोई ज़्यादा डायरेक्ट उनसे कोई लगाव नहीं था। जब भारत में ब्रिटिशों का राज था तो परोक्ष रूप से हम अमेरिका को जानते थे या उनको उनके बारे में बात होती थी। एक बार ब्रुसेल्स के सम्मेलन में 1926 में शायद लैटिन अमेरिका के लोग जब नेहरू जी से मिले तो उन्होंने बताया कि अमेरिका भी वहाँ लैटिन अमेरिका में साम्राज्यवाद की नीति पर काम करता है
और जब ये बात नेहरू जी सुनी तो उनका सारा भ्रम टूट गया कि अमेरिका लोकतंत्र का हितैषी है, लोकतंत्र का पक्षधर है। और उन्होंने जब अपने देश में आए वो तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में बोला कि आने वाले भविष्य में अमेरिका साम्राज्यवाद की नीति पर काम करेगा। ब्रिटेन के दिन अब पूरे हुए, सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका होगी। ये बात 1926 में नेहरू ने कही थी। आपको ये सोचनी चाहिए कि नेहरू कितने बड़े अच्छे जानकार थे, वो विदेश नीतियों के अच्छे जानकार थे। भारत के साथ इस तरह का व्यवहार कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। 1893 से पहले भी भारतीय विद्यार्थियों को अमेरिका में पढ़ाई के लिए हतोत्साहित किया जाता था। अमेरिका के आप्रवास का नियम ऐसा था जो भारत विरोधी था। आप अमेरिका में नागरिक के रूप में वहां रह नहीं सकते, ये नियम था ही नहीं। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद और राम तीर्थ ने अमेरिका जाकर अपने भाषणों द्वारा धर्म और भारतीय संस्कृति के बारे में जब लोगों को बताया तो अमेरिका के लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई। पहले अमेरिका के लोग यह सोचते थे कि भारत गरीब, अशिक्षित और बहुत सारे अंधविश्वासों से घिरा हुआ देश है। लेकिन 1893 ईस्वी में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए और उन्होंने अपने भाषण से लोगों का दिल जीता, तब लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई। शिकागो सम्मेलन से पहले स्वामी विवेकानंद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से मिले। जॉन हेनरी राइट ने स्वामी विवेकानंद से जब बात की तो उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन के सभापति को एक परिचय पत्र दिया। उसमें उन्होंने लिखा, धर्म सम्मेलन के सभापति को जॉन हेनरी राइट ने परिचय में लिखा, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो हमारे यहाँ के सारे विद्वान प्रोफेसर की इकट्ठा ज्ञान एक तरफ और ये व्यक्ति एक तरफ, स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह के थे हमारे स्वामी विवेकानंद, उस स्तर का उनका ज्ञान था। तो ज्ञान के बारे में कोई अमेरिका या कोई देश हमें नहीं बता सकता कि वो कैसा हमारा ज्ञान था या हम आज है। तो जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने भाषणों में सर्वधर्म सम्मान की बात की और अपने भाषणों से भारतीय सहिष्णुता का प्रदर्शन किया तो अमेरिका के लोगों की सोच बदली। आने वाले समय में हमें ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि अब वो समय नहीं रहा जब आप शिक्षा के लिए यहाँ वहाँ छात्र भटके। भारत सरकार को ऐसी चीजों का विकास करना होगा जिससे भारतीय छात्रों को विदेश न जाकर उच्च शिक्षा के लिए उन्हें घर पर ही वो सारे साधन उपलब्ध हो। हमारे देश में ऐसी ऐसी उच्च संस्थाएं बनानी होंगी। हमारे पाठ्यक्रमों को थोड़ा सा कठोर बनाना होगा। जो अभी पाठ्यक्रम सिलेबस को जो ये ढील दिए हुए हैं या यूं कहें उन्हें बहुत ही आसान बनाने के लिए, ताकि विद्यार्थियों को दबाव ना हो पढ़ाई का, इस तरह की चीज़ों को बनाकर जो हमने अपने इतिहास को बहुत अधिक स्तर पर काट दिया है, जिसका ज्ञान बहुत सारे छात्रों को नहीं होता है, वो बढ़ाना होगा। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि भारतीय छात्रों को चीज़ें समझ में नहीं आए। उन्हें अगर बहुत ही बढ़िया स्तर से अगर पढ़ाई और शिक्षा का साधन दिया जाए तो वो चीज़ों को ग्रहण करेंगे। बच्चों में भी शिक्षा की ललक को जगाना होगा। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं और जैसे समय बदल रहा है और जितनी सारी टेक्नोलॉजी
आ रही है उससे उसके आधार पर हमें और भी तटस्थ रहना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।